नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज क्रिमिनल लॉ पर थोड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे हम। कुछ दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए हैं जो काफ़ी आपके फायदे के जजमेंट हैं, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा जो कि आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, पहली बात तो ये कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो कुछ ऐसे कानून बने हैं जिनका सहारा लेकर वो आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है या फिर वो आपको धमकी दे रहा है। आप भी जानते हैं कि अगर ये थाने पहुंच गया या पहुंच गई वॉटएवर, तो एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस वाले भी जानते हैं कि मामला झूठा, फिर भी पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। ऐसे कौन से कानून है? कुछ कानून हैं ऐसे, ठीक है। उसमें तो महिला कानून तो बदनाम है ही। उसके अलावा कुछ कानून जाति के नाम पे बने हुए हैं, वो कानून भी ऐसे ही हैं, ठीक है। जहाँ पर कि लोग जाति के नाम पर बने कुछ खास कानूनों का मिसयूज, उनका भी 90% मिसयूज ही होता है। तो मिसयूज करके आपको फंसाने का प्रयास करते हैं। और फिर महिला कानून हो गए, और महिला कानून में तो बहुत सारे कानून आते हैं। मारपीट के हो गए, दहेज के हो गए, 498 हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, बलात्कार हो गया, यौन शोषण हो गया, छेड़खानी हो गया, किसी महिला का पीछा करना हो गया, पॉस्को वगैरह भी हो गया, है ना। ऐसे तो ये वो लॉ हैं इंडिया में। कुछ ऐसे कानून हैं भारत में, कुछ नहीं मतलब ऐसे बहुत सारे कानून बने हुए हैं क्योंकि देश में राजनीति बहुत चलती है। तो ऐसे ये कानून है जहाँ पर कि आप के खिलाफ अगर कोई थाने पहुँच गया, पुलिस को लगता है कि व्यक्ति बेकसूर है, तब भी पुलिस को जो है उसमें एफआईआर लिखना पड़ती है, ठीक है। और इन सारे कानूनों की खासियत होती है कि जब भी व्यक्ति ये एफआईआर करवाता है तो वो एकदम से नहीं करवाता, वो इसके पहले आपको सूचना संकेत दे देता है किसी न किसी तरीके से। कई बार तो ऐसा होता है कि अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई लड़का है, उसने आत्महत्या कर ली। मालूम पड़ता है कोई महिला उसको लंबे समय से ब्लैकमेल कर रही थी कि तेरे खिलाफ एफआईआर करवा दूंगी, पेपर में छपवा दूंगी, होता है ना, और कुछ भी झूठा इल्जाम लगा दूंगी। ऐसा आए दिन होता है। तो अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि कोई व्यक्ति है वो हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा सकता है, तो हम ऐसा क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि अगर वो एफआईआर लिखवाए भी तो हम कहीं ना कहीं बच जाएं, कहीं ना कहीं जो हमारा पक्ष हो मजबूत हो। देखिए, सामने वाला क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो जो कुछ भी करना चाहे हम उसको रोक नहीं सकते। कई बार लोग कहते हैं कि सर ऐसा क्या करें कि वो हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ना करवा पाए। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है। अरे हम ऐसा क्या कर सकते हैं? हम तो ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है। इसका एक ही तरीका है, उसको गोली मार दो, आप उसकी हत्या कर दो, ना वो जिंदा रहेगा और ना आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर करवा पाएगा। और कोई तरीका नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि हम ऐसा क्या करें कि अगर वो हम पे कोई झूठा मुकदमा भी करवाता है तब भी जो है हम बचे रहें, हमारा पक्ष मजबूत रहे और हमें कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये हम कर सकते हैं। इसका उपाय है। लेकिन कोई ये कहे कि वो हमारे खिलाफ कोई एफआईआर करवा ही ना सके, ऐसा कई बार लोग फोन पे पूछते हैं तो बहुत अजीब लगता है कि अजीब वगैरह सवाल कर रहे हो यार, ये कौन सी बात हुई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कि अगर वो कोशिश कर रहा है ऐसा कुछ करने की, तो हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, ये संभव है। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाऊंगा, तो सीधी सी बात है, वो कुछ आपसे कुछ अपना काम निकालना चाहता है या उसको आपसे कुछ मोटा अमाउंट चाहिए। दो ही बातें हैं, और तो कोई बात हो नहीं सकती। और जो भी ऐसा कर रहा है वो आपको जानता है, ठीक है, या तो लंबे समय से जानता है या नया नया आपका पहचान या रिश्तेदार वाला बना है वो, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। या अचानक आपकी से दोस्ती हुई है, और इसमें वो चीज़ें भी आती हैं जो फैमिली मैटर्स में आजकल हो रहा है। तो इसका उपाय ये है दोस्तों कि आप अगर कभी आपको इसकी सूचना मिलती है कहीं से कि वो ऐसा करवा सकता है तुम्हारे खिलाफ, कि झूठे मामले में फंसवा सकता है, या वही बोलता है इशारे में कि देख अब तू कहाँ जाएगा,
या ओपनली ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं तेरे को ये मुकदमा लगा दूंगा, या कोई महिला है वो कह रही कि ऐसा फंसा दूंगी, तो इसमें जो है आपको जो है कोर्ट में पहले तो पुलिस में शिकायत कर देनी है। ठीक है, सीधे पुलिस में शिकायत कर दीजिए और पुलिस को बोलिए कि वो ऐसा कर रहा है। उसके अलावा जो पुलिस के बड़े अधिकारी है वहाँ शिकायत कीजिए और इन शिकायतों में ये लिखिए कि इस व्यक्ति के खिलाफ एक्सटॉर्शन की एफआईआर की जाए। एक्सटॉर्शन ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं उद्दापन। ठीक है, ये एक कठिन हिंदी है, संस्कृत बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं एक्सटॉर्शन, हिंदी में उद्दापन कहा जाता है। इसका मीनिंग ये होता है कि एक व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के लिए आपको डराता धमकाता है, और उसको कोई भी स्वार्थ हो सकता है, ठीक है, जिसको वो आपसे हासिल करना चाहता है। ठीक, और जब आप उसकी हेल्प नहीं करते या उसके कहे अनुसार आप नहीं चलते हैं, तब वो जो व्यक्ति है वो आपके खिलाफ फिर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देता है। ठीक है, इसी को कहते हैं एक्सटॉर्शन आम भाषा में। ठीक है, तो आपको जो है पुलिस में शिकायत करनी है और पुलिस के बड़े अधिकारियों में शिकायत करनी है। उसके बाद जो है आपको कोर्ट के अंदर सेक्शन 156(3) जो आजकल 175(3) हो गया है, उसका केस लगा देना है अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो। और साथ में जो प्राइवेट कंप्लेंट है आप वो भी लगा सकते हैं सेक्शन 200 में, जिसका सेक्शन अब चेंज हो गया है। ठीक है, आपको ये काम करना है। और इसमें एक और काम आप कर सकते हैं कि आप जो हैं पुलिस को अगर आपको बचना ही है तो आप पुलिस को लिखित शिकायत डाक से भेजें, क्योंकि अगर आप हैंड टू हैंड देने जाएंगे तो पुलिस वाले उसको पढ़ के या तो ये भगा देंगे आपको, या फिर वो कोशिश करेंगे कि सामने वाले को बुला लिया जाए। तो अगर वो सामने वाले को बुलाते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि मेरे खिलाफ शिकायत करने गया है, तो भाई आप तो शिकायत करने आए हो, पुलिस तो एकदम से एफआईआर लिखेगी नहीं, तो सामने वाला मौके का फ़ायदा उठा के आपके खिलाफ कहीं ना कहीं वो एफआईआर करवा देगा उतनी ही देर में। क्योंकि जब व्यक्ति ये सब करवाने की प्लानिंग करता है तो उसकी पूरी वो फील्डिंग पहले से जमा के रखता है कि कब करवानी है, अगर उसको कुछ भी डाउट हुआ तो करवा देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुलिस को वो शिकायत हैंड टू हैंड देने मत जाइए, रजिस्टर डाक से वो शिकायत पुलिस के पास भेज दीजिए और उसी शिकायत की एक कॉपी जो है पुलिस के बड़े अधिकारियों को भेज दीजिए। और थोड़े दिन का इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 7 दिन का। देखें सॉरी पुलिस इसमें कोई एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है, और पुलिस एक्शन नहीं लेती है, जनरली ऐसा ही होता है, और ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उसमें क्या होगा, पुलिस उसको बुलाएगी और उस व्यक्ति को पता पड़ जाएगा कि ये तो मेरे खिलाफ पुलिस थाने पहुंच गया है, क्यों ना मैं अपना खेल खेल के इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूं। ठीक, ऐसा रहता है। तो आप जो हैं इसको डाक से भेजिए, और पुलिस जब कोई कार्रवाई ना करे तो सीधा जो है आप कोर्ट के सामने चले जाइए। अब कोर्ट के सामने जाने के बाद आपकी पिटीशन जो है वो खारिज हो या स्वीकार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मामलों में आप सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए पिटीशन खारिज होना और स्वीकार होने की एक परिभाषा होती है। आजकल कई बार क्या होता है, लोग कॉल लगाते हैं और कहते हैं सर हमने एक पिटीशन जज को दी और जज ने उसको स्वीकार कर लिया है। अरे इसको स्वीकार करना नहीं बोलते भाई। आप जब कोई पिटीशन एप्लीकेशन जज को देते हैं ना, तो जज तो वो लेगा ही, मना थोड़ी करेगा वो। स्वीकार करने का मतलब होता है कि जब उस एप्लीकेशन में जज ने सुनवाई करी, दोनों पार्टियों के तर्क सुने, उसके बाद अगर वो उस एप्लीकेशन को में जो आपने रिलीफ मांगी वो ग्रांट करता है, तो हम कहते हैं कि वो एप्लीकेशन स्वीकार हुई है। और अगर वो जो आपने रिलीफ मांगी है, जो राहत मांगी है जज से, वो खारिज कर देता है, तो हम कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। एप्लीकेशन स्वीकार करने का ये मतलब नहीं होता कि आप कोर्ट में गए, आपने जज को एप्लीकेशन टिकाई और जज ने ले ली और आपने कहा कि अरे अपनी एप्लीकेशन स्वीकार हुई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कई लोग कॉल लगाते हो, कानून के उटपटांग शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। कई लोग ऐसे भी जिनको बयान का अर्थ नहीं पता है। ठीक, तो ये बयान एक अलग चीज होती है और क्रॉस एग्जामिनेशन एक अलग चीज होती है। जितने भी लोग कॉल लगाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में बयान बोलते रहते हैं, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि भैया बयान डायरेक्ट कैसे हो रहे हैं, बयान के पहले तो सॉरी क्रॉस एग्जामिनेशन डायरेक्ट कैसे हो रहा है, क्रॉस के पहले तो बयान होते हैं। यहाँ लोग दोनों को एक ही मान के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा जो है जानकारी अगर आपको कानून की नहीं रहती तो फिर वकील से फालतू बहस नहीं करना चाहिए। तो जब कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो
जहाँ पर कोई आपको झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर आप उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन की प्राइवेट कंप्लेंट और 156(3) में एक एप्लीकेशन लगा दीजिए और जज से मांग कीजिए कि सर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप FIR लिखें। ठीक है, अब अगर जज FIR लिख लेता है तो अच्छी बात है, और अगर आपकी एप्लीकेशन खारिज कर देता है तब भी अच्छी बात है। दोनों ही मामलों में आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि कल को अगर वो आपके खिलाफ मुकदमा लगाता है तो जो भी जज ने जजमेंट दिया है या तो एक्सेप्ट किया होगा तो अच्छी बात है, उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो अगर खारिज किया है आपकी एप्लीकेशन को तो भी आप जो है पुलिस थाने में दिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखो मुझे पता था ये करेगा, इसलिए मैंने इसके खिलाफ शिकायत भी करी थी और कोर्ट में भी मैंने लगाया था, पर कोर्ट ने मेरी एप्लीकेशन खारिज कर दिया है, लेकिन मैंने लगाया था। तो वो चीज़ आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, वो जो चीज़ है वो आपके बहुत काम आएगी। अगर पुलिस FIR लिख लेती है और आप पुलिस को ये देते हैं, ना सिर्फ पुलिस को देते हैं बल्कि आप सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट में दिखाते हैं और कहते हैं कि सर जो FIR मेरे ऊपर हुई है उस पर स्टे दे दिया जाए, तो हाई कोर्ट स्टे भी दे देगा, क्योंकि हाई कोर्ट देखेगा ना कि आप तो है नीचे कोर्ट में गए हुए थे इस मामले को लेकर और FIR दर्ज होने के पहले आप कोर्ट में गए हैं, मतलब साफ है कि ये व्यक्ति आपको फंसाना चाहता था। इसलिए मैंने कहा कि जो आप लगाएंगे ना कोर्ट में, वो चाहे एक्सेप्ट हो या खारिज हो, दोनों मामलों में आपकी जीत है। ये एक बचने का तरीका है। ठीक, और ये फैमिली मामलों में भी लागू होता है, उन मामलों में जहां बहू जो है अगर धमकी दे रही हो कि मैं दहेज का मुकदमा लगा दूंगी या 498 लगा के सबको फंसा दूंगी, तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि वो ऐसा कर सकती है, इमीडिएटली जो है पुलिस थाने वगैरह में शिकायत कर दीजिए। मैंने तरीके बता दिए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। और उसके बाद जो है कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट और उसके अलावा FIR करने के लिए 156 दिन की एप्लीकेशन लगा दीजिए कि हमारी बहू या हमारी वाइफ जो है वो हमें धमकी दे रही है कि झूठे मुकदमे में फंसा के इतना पैसा वसूल लूँगी, इसलिए इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। जब आप ऐसा कर देंगे तो इन फ्यूचर अगर मान लीजिए वो ऐसा कोई मुकदमा लगाती भी है तब भी जो है आप एक सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, और ये तो छोटे मोटे मामले हैं, बड़े मामलों में भी अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, या फिर एंटीसिपेटरी बेल हाथों हाथ हो जाएगी, या फिर FIR में स्टे लग जाएगा। और अगर इतना कुछ भी नहीं हुआ तब भी आप आगे चल के आराम से बरी हो जाएंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो बात मैंने बताई है ये आपकी समझ में आई होगी। ठीक।